हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, बाय। क्या आप लोगों की भी कॉन्वर्जेशंस कुछ ऐसी ही साउंड करती हैं? आई मीन इट्स प्रिटी आउटडेटेड, डोंट यू थिंक? सो इट्स हाई टाइम यू गाइस लर्न हाउ टू एड्रेस पीपल प्रॉपर्ली। जी हाँ, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सो टुडे इन डे 5 ऑफ आवर 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज, वी आर गोइंग टू कवर ड्रम रोल्स, हाउ टू एड्रेस पीपल properly. So let's begin with the video. जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था कि ग्रीटिंग करनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हम जल्दी में ग्रीटिंग करना एकदम भूल जाते हैं। हम सामने वाले को ग्रीट करना भूल जाते हैं। इट्स नॉट वेरी पोलाइट अगर हम सामने वाले को ग्रीट ना करें, ठीक है? उसके दिमाग में तो रहता है, भले ही हमारे दिमाग में ना है। इट्स वेरी अब्रप्ट ऑल्सो। सो लेट्स सी कि हम ग्रीटिंग्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, ठीक है? सो देखते हैं कि हम ग्रीटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं फॉर्मली, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग। और हम इसका पता है शॉर्ट फॉर्म भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम किसी को मॉर्निंग भी बोलते हैं और इवनिंग भी बोलते हैं, सिर्फ बिना गुड लगाए। एंड इट्स काइंड ऑफ वेरी कैजुअल। हम प्रोफेशनली तो यूज नहीं करते, बट कैजुअल एवरीडे लाइफ में ये चीज तो बहुत ही ज्यादा यूज होती है कि हम किसी को गुड मॉर्निंग ना टेक्स्ट करके मॉर्निंग टेक्स्ट करते हैं या इवनिंग टेक्स्ट करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हम गुड नाइट बोलते हैं या नहीं बोलते। हम कभी भी अगर किसी से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे रात में भी कर रहे हैं, तो हम गुड नाइट कभी भी यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसकी जगह गुड इवनिंग यूज करते हैं। गुड नाइट बेसिकली मीन्स कि हम वी आर गोइंग टू बेड, वी आर ऑफ टू बेड। बट कभी भी आप रात को किसी को विश करोगे तो गुड नाइट विश नहीं करोगे जब तक कि वो सोने ना जा रहा हो। आप हमेशा गुड इवनिंग ही विश करोगे, ठीक है? और कैजुअली आप हाय, हेलो, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का शॉर्ट फॉर्म सप भी होता है, आप सप भी बोल सकते हो। इट्स बेसिकली ये लैंग्वेज हम टेक्सटिंग पे ज्यादा यूज करते हैं, पर आप कर सकते हो, ठीक है? इट ऑल्सो एलिवेट्स कि आपको कितना पता है। और आप गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, हे, हाय, हेलो, सप, ये सारी चीजें ग्रीटिंग्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट्स, कि हम कौन कौन से स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से मिली एंड देन मैंने उसको बोला हाय, मॉर्निंग, हेलो, गुड इवनिंग, और उसके बाद में मैं उससे क्या बोलूंगी? हाउ आर यू? नो, आप हाउ आर यू यूज नहीं करोगे। आप हाउ आर यू की जगह कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस यूज कर सकते हो। तो पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं हम कि स्टेटमेंट्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेटमेंट्स। अगर हमने अपनी ग्रीटिंग्स अच्छे से कर दी है, उसके बाद में हम फॉलो अप लेते हैं कि आप कैसे हो, या फिर हम बोलते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो उसको हम अलग अलग तरह से कैसे बोल सकते हैं, लेट्स सी। तो हम बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू और ग्लैड टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई। देन नेक्स्ट कम्स लॉन्ग टाइम नो सी। हम किसी को बोलते हैं ना कि बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, तो उसकी जगह हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। द नेक्स्ट वन इज इट्स बिन एजेस, मतलब आपसे मिले हुए तो बरसों हो गए। इसका बेसिकली मतलब ये है। एंड द लास्ट वन इज आई एम ऑनर्ड टू बी इन योर प्रेजेंस। ये आप सार्केज्म में भी बोलते हो वैसे तो किसी को, बट अगर आप किसी रेप्यूटेड इंसान से मिल रहे हो तो आप जनरली भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपसे मिलकर ऑनर फील हुआ, सम्मान लाइक फील हुआ। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बोल सकते हो स्टेटमेंट्स के रूप में। एंड द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज यू कैन आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस, जैसे कि आप कैसे हो। आप लोग अभी भी हाउ आर यू बोलते हो क्या? बिल्कुल नहीं बोलना। आप उसकी जगह यूज कर सकते हो ये पोलाइट क्वेश्चंस, which are how have you been, आप कैसे हो? where have you been, आप कहाँ थे? how is everything going, और आप बोल सकते हैं what's going on with you, आपके साथ क्या चल रहा है? how's your day been so far, आपका दिन अभी तक कैसा गया? Awesome, awesome, awesome. Hello everyone, how have you all been? कैसे हो आप सब? मजा आ रहा है कि नहीं? क्या चल रहा है मेहमान? आज हम लोगों को बता रहे हैं कि एड्रेस कैसे करें। Oh my God, भाई ये जो ग्रीटिंग्स है ना और ये जो पोलाइट क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी चीजें ना तुम्हें एक एवरेज स्पीकर से एक फ्लुएंट स्पीकर बना के दिखाती हैं। और आपको इसके लिए इंग्लिश पूरी तरह फ्लुएंसी में आनी जरूरी भी नहीं है। करेक्ट,
इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें 5000 वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, पूरी ग्रामर सीखनी पड़ेगी और फिर जाके तुम कुछ इंग्लिश बोलना शुरू कर। नहीं 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 नहीं। एक स्मार्ट स्टूडेंट कौन होगा? स्मार्ट टीचर का स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो कम चीजों में ही अपना इंप्रेशन बढ़िया डाल दे। तो ये वो सारी चीजें हैं, जैसे किसी से हाल चाल पूछना है तो डायरेक्ट पूछो, हाउ हैव यू बीन, ऐसे पूछो, लॉन्ग टाइम नो सी, हे एवरीवन, ऐसे स्माइल के साथ ये सारे सेंटेंस बोलोगे ना भाई, ऐसा इंप्रेशन जमेगा, तुम देखते रह जाओगे, सामने वाला देखेगा और कहेगा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये। और अभी यही नहीं रुकने वाले हम मैम, अभी Exactly. तो इनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। भारत के अंदर इंग्लिश का तो डर निकाल के फेंकेंगे। कॉम स्किल्स की वजह से जो पीछे रह गए हैं, जो इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से अपने करियर में कहीं भी अटके, उन सबको हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। सो मैम बढ़िया से लगे हुए जोश के साथ हम सब, और आप लोग भी पूरे जोश के साथ इस कोर्स में जुड़े रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तुम्हारा भाई पूरी ताकत के साथ तुम्हारे साथ है। हम सब मिलके बहुत बढ़िया से अपनी इंग्लिश को अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, मैं चलता हूं, बढ़िया से लगे रहना। कैसा लग रहा है तुम्हें कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर टाइम। लगे रहे, जमे रहे। ओके मैम, नाउ इट्स ओवर टू यू। अब आप देखिए, आप संभालिए इन बच्चों को और इसी तरह से बढ़िया से इनकी प्रैक्टिस करा दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। Okay. लेट्स मूव टू, तो ये पोलाइट क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन होते हैं? ये पोलाइट क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जब आप किसी से मिलके उसका हालचाल पूछते हो। जैसे कि हम हिंदी में पूछते हैं ना कि कैसे हो, कहाँ थे आजकल, क्या कर रहे हो, ठीक है? तो हम यूजुअली उसको हाउ आर यू करके बोलते थे, बट अब जो है इंग्लिश अपग्रेड हो चुकी है और आपको भी उसके साथ अपग्रेड हो जाना चाहिए। तो हम हाउ आर यू बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। आज से हम क्या बोलेंगे? हाउ हैव यू बीन। ठीक है, और क्या बोलेंगे? हाउ हैव यू बीन की जगह हम बोल सकते हैं हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, सब कैसा चल रहा है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, आपके साथ क्या चल रहा है। और अगर हमको किसी की ओरिएंटेशन पूछनी है या फिर हमको ये पूछना है कि आजकल कहाँ हो आप, हिंदी में हम पूछते हैं ना, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह? उसकी जगह बोलेंगे वेयर हैव यू बीन। जैसे हालचाल पूछने के लिए पूछे थे ना हाउ हैव यू बीन, हाउ की जगह बस वेयर लगा देना है कि कहाँ थे। वेयर क्यों लगाते हैं? हम लोकेशन के बारे में पूछने के लिए लगाते हैं। वेयर हैव यू बीन, कहाँ हो आजकल, ठीक है, कहाँ थे आप। तो ये कुछ पोलाइट क्वेश्चंस हैं जो आप जनरली पूछते हो। उन सारे क्वेश्चंस को आप हिंदी में ना पूछ के आप इंग्लिश में इन क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो, और आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, तभी आपको आदत होगी। हाउ आर यू आपको नहीं बोलना है, आपको हाउ हैव यू बीन बोलना है। और अगर आपको लोकेशन जाननी है कि किसी की, या फिर बोलना है कि आप कहाँ हो आजकल, तो क्या बोलोगे? वेयर हैव यू बीन, कहाँ थे आजकल। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, सब कैसा चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, आपके साथ क्या नया चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, व्हाट्स न्यू गोइंग ऑन, अगर हम यहाँ पे न्यू लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपके साथ क्या नया चल रहा है। हाउ इज योर डे बिन सो फार, इसका मतलब क्या होता है? अभी तक आपका दिन कैसा रहा। बेसिकली हम पूछना चाह रहे हैं कि आपका दिन कैसा रहा, लेकिन ये जो एंड में सो फार है ना, इसका मतलब क्या होता है? अभी तक, मतलब अभी तक आपका दिन कैसा रहा। ओके, तो अब हमने क्वेश्चंस तो देख लिए, अब हम देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करेंगे। लेट्स सी। तो हाउ टू आंसर पोलाइट क्वेश्चंस, ठीक है, पोलाइट क्वेश्चंस को आंसर कैसे करें, लेट्स सी। तो अब हम देखते हैं कि पोलाइट क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे किसी ने पूछा हाउ हैव यू बीन, वेयर वर यू, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर हमसे पूछे गए तो हम क्या बोलेंगे? अगर किसी ने पूछा हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो, तो आप क्या बोलोगे? सो फार सो गुड, अभी तक अच्छा हूं। और आप क्या बोल सकते हो? आई एम डूइंग ग्रेट, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। एवरीथिंग्स बिन अमेजिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है। नथिंग न्यू सेम ओल्ड सेम ओल्ड, अगर आपको किसी को बोलना है कि कुछ नया नहीं है, वही पुराना चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, सेम ओल्ड सेम ओल्ड। ठीक है, और बिजी एज ऑलवेज बट ऑल गुड, अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं हमेशा की तरह बिजी ही हूं पर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बिजी एज ऑलवेज बट ऑल गुड। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो? आई हैव बीन फोकसिंग ऑन माई फिटनेस लेटली, अगर आप किसी भी स्किल पे फोकस कर रहे हो और आपको किसी को बताना है, जैसे कुकिंग स्किल्स पे कर रहे हो या फिटनेस पे कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव बीन फोकसिंग ऑन, मैं ध्यान दे रहा हूं, ऑन माय फिटनेस लेटली, अपनी फिटनेस पे आजकल।
लेटली का मतलब क्या होता है? आजकल। और सो फार का मतलब क्या होता है? अभी तक। ठीक है, ये बहुत स्लाइट डिफरेंस है लेटली और सो फार में। लेटली का मतलब होता है कि आजकल, ठीक है, और सो फार अभी तक। जैसे किसी ने क्या पूछा हमसे, हाउ हैव यू बिन सो फार, ठीक है, अभी तक आप कैसे हो। और किसी ने पूछा हाउ हैव यू बिन लेटली, आजकल आप कैसे हो। तो सेंटेंस लेटली और सो फार से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ आंसर्स जो हम कर सकते हैं पोलाइट क्वेश्चंस के लिए। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सारी जो चीजें हैं ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत हैवी ग्रामर आनी चाहिए या फिर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए तभी आप ये बोल सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, आप अपने नॉर्मल, जैसे आप हाउ आर यू भी बोलते हो किसी को, उसको रिप्लेस करके ये सेंटेंसेस यूज करने हैं पोलाइट क्वेश्चंस वाले। ठीक है, और जैसे आप आंसर देते हो कि आई एम फाइन को छोड़ दो, आई एम फाइन नहीं बोलना है, आउटडेटेड हो चुका है बहुत ज्यादा। उसकी जगह आपको यूज करने हैं ये सेंटेंसेस, जैसे कि आई एम डूइंग ग्रेट, सो फार सो गुड। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि ये कॉन्फिडेंट है, इसको इंग्लिश आती है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है, आपको बहुत हैवी ग्रामर नहीं आनी चाहिए, इसके लिए बहुत फ्लुएंट नहीं होने चाहिए। आप बस इंग्लिश में भी बात करते हुए ये सारी चीजें बोल सकते हो और सामने वाले पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिनको यूज करके आपकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स बिल्कुल एलिवेट होने वाली है, नेक्स्ट लेवल पहुंचने वाली है। ठीक है, तो हम उसमें भी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ फ्रेजेस ऐसे देखते हैं जो जब आप ओपिनियन दे रहे होते हैं अपना, तब आप यूज करते हैं। ठीक है, पहला है एज यू नो, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, जब आप किसी को अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन में, या तो किसी डिबेट में या किसी कॉन्वर्जेशन में, इंटेंस कॉन्वर्जेशन में, या फिर जनरली भी, ठीक है, हम अगर किसी को भी अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं तो हम उन सेंटेंसेस से पहले, चाहे हम हिंदी में भी बोल रहे हैं उनको, हम उनको बोलने से पहले अगर ये कुछ चीजें लगा देंगे तो बहुत ही ज्यादा एलिवेट हो जाएगा आपका सेंटेंस, और लोगों को लिटरली लगेगा कि आपको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है अगर आप ये सेंटेंस यूज कर रहे हो तो। जिसमें से पहला है एज यू नो, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नजरिए से। ठीक है, इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो। स्पीकिंग पर्सनली, अगर मैं पर्सनली बोलूं तो। ठीक है, आप इन सबको कैसे यूज कर सकते हो अब वो देखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा किसी चीज के बारे में, आपका ओपिनियन लिया कि तुझको ये, जैसे मेरे पास कोई ड्रेस है और मैंने बोला, सामने किसी को बोला, अपने फ्रेंड को बोला कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, तो वो मेरे को क्या बोलेंगे, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये ड्रेस अच्छी लग रही है। ठीक है, वो मेरे को बोल सकते हैं इफ यू आस्क मी, अगर तू मुझसे पूछ रही है तो ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। स्पीकिंग पर्सनली, मुझे ये ड्रेस इतनी पसंद नहीं आई। ठीक है, एंड एज यू नो, मुझे ये कलर पसंद नहीं है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये ड्रेस थोड़ी बड़ी है। इफ यू आस्क मी, मुझे इतनी पसंद आई नहीं। स्पीकिंग पर्सनली, ऐसी ड्रेसेस मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं इसमें। एंड नेक्स्ट देखते हैं, रिमाइंडर और शेयर्ड नॉलेज, मतलब अगर आपको किसी को कुछ याद दिलाना है या फिर कुछ शेयर्ड नॉलेज है उसके और आपके बीच में, आप दोनों को वो चीज पता है, तो आप उस केस में कौन कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। एज आई सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जैसे कि अगर मैं किसी को कुछ याद दिला रही हूँ, एज आई सेड अर्लियर, हमको आज जल्दी जाना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम लोगों को आज जल्दी निकलना है। एज यू नो, एज यू नो हमने उसमें भी यूज किया था जहां पे हम अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे, और एज यू नो हम रिमाइंडर में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये शेयर्ड नॉलेज की बात हो रही है। तो एज यू नो, एज यू नो हमको जल्दी निकलना है, फिर भी आप लेट कर रहे हो। एज यू मे रिकॉल, जैसे कि आपको याद होगा, एज यू मे रिकॉल आज हमको शॉपिंग पे जाना है। एज इज वेल नोन, एज इज वेल नोन मतलब जैसे कि पता है सबको अच्छे से। एज इज वेल नोन, आज मेरा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है। तो आप ऐसे सिनारियो में ये सेंटेंस के आगे यूज कर सकते हैं ऐसे फ्रेजेस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एलिवेट कर देता है आपके कॉन्फिडेंस को भी, और सामने वाले को लिटरली लगने लग जाता है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। और ऐसे धीरे धीरे करके आप लोगों को गैसलाइट कर सकते हो कि इसको तो इंग्लिश आती है, एंड आप थ्रू आउट उसको याद भी कर सकते हो, एंड फिर आप
बोल भी सकते हो साथ साथ में। तो अब बात करते हैं जब हमको किसी चीज पे एम्फेसिस करना होता है या कि कोई क्लेरिफिकेशन देनी होती है। एम्फेसिस मतलब कोई दबाव डालना होता है या फिर किसी चीज को क्लियर करना होता है, तब हम ये फ्रेजेस यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के आगे। अब चलो देख लेते हैं कि वो कौन से फ्रेजेस हैं। पहला है द फैक्ट इज, सच्चाई ये है कि, तो मैं क्या बोलूंगी, द फैक्ट इज कि मैं तो आना ही नहीं चाहती थी यहाँ पे, ठीक है। वॉट आई मीन इज, मेरा मतलब यह है कि, वॉट आई मीन इज हम ज्यादातर वहां यूज करते हैं जहां पे सामने वाले को समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या कह रहे हैं, या फिर वो कुछ गलत मतलब निकाल लेता है हमारी बात का। तो हम बोलेंगे कि वॉट आई मीन इज, मैं ये कहना चाहती हूँ कि, वॉट आई मीन इज कि आपका खाना अच्छा तो है पर इसमें नमक की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रीजन बीइंग, रीजन यह है कि, द रीजन बीइंग कि मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए नहीं आ सकती हूं मैं, ठीक है। आई मस्ट से, मुझे बिल्कुल कहना चाहिए ऐसे, आई मस्ट से यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, आई मस्ट से आप बहुत सुंदर लग रही हैं, ठीक है। टू बी क्लियर, जस्ट टू बी क्लियर, मैं ऑलरेडी नहीं आना चाहती थी इस रेस में, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, ठीक है। जस्ट टू बी क्लियर, मैं इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। सिंपली पुट, सिंपली पुट मतलब कि मैं सिंपल भाषा में आपको ये बता रही हूँ। सिंपली पुट कि मैं नहीं आ सकती, ठीक है। ये चीज है जो आप एम्फेसिस और क्लेरिफिकेशन में यूज कर सकते हो किसी सेंटेंस के आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस। अगर हमको किसी को कोई कॉन्ट्रास्ट बताना होता है, कोई डिफरेंस बताना होता है, तो उसके लिए हम कौन कौन से फ्रेजेस यूज करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला फ्रेज है ऑन दी अदर हैंड। हम ऐसे बोलते हैं ना कि एक हाथ पे तो आप बोल रहे हो कि ऐसा है और दूसरे हाथ पे आप बोल रहे हो कि ऐसा है, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड का लिटरली मीनिंग होता है दूसरे हाथ पे, ठीक है, जिसका मतलब है दूसरी जगह। आप पहली जगह तो आप बोल रहे हो कि वो बहुत अच्छा है और दूसरी जगह आप बोल रहे हो पर मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, आप बोल रहे हो कि होटल बहुत एक्सपेंसिव है बट ऑन द अदर हैंड आपका मन भी है वहां जाने का। नेक्स्ट इज दैट बीइंग सेड, कि ये कह तो दिया है लेकिन, दैट बीइंग सेड, जैसे कि मैं बोलूं दिस एसी इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट बीइंग सेड इट गिव्स अमेजिंग कूलिंग, ये एसी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, दैट बीइंग सेड ये कूलिंग भी बहुत अच्छी देता है लेकिन। नेक्स्ट है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर, ठीक है। ये जो सारे सेंटेंसेस हैं और फ्रेजेस है ना, ये हम डिफरेंस दिखाने के लिए शो करते हैं कि एक जगह तो आप ये कह रहे हैं और दूसरी जगह ये कह रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक ही एग्जांपल ले लूं सबके लिए कि ये होटल तो बहुत एक्सपेंसिव है पर आप बोल रहे हैं कि आपको जाना भी है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, ये होटल तो बहुत एक्सपेंसिव है, ऑन द अदर हैंड आप बोल रहे हैं कि जाना भी है, ये होटल तो बहुत एक्सपेंसिव है, दैट बीइंग सेड आपको जाना भी है, ये होटल तो बहुत एक्सपेंसिव है, एट द सेम टाइम आपको जाना भी है, ये होटल तो बहुत एक्सपेंसिव है, नेवरदलेस आप जाओगे भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक कॉन्ट्रास्ट को दिखा रही हैं, एक डिफरेंस को दिखा रही है। तो ये सब आप यूज कर सकते हो कब, जब आप किसी चीज का डिफरेंस दिखा रहे हो, ठीक है। ये सारे ही जो फ्रेजेस हैं ये बहुत ही ज्यादा एलिवेट कर देते हैं आपकी इंग्लिश को, और जो एवरीडे इंग्लिश है जो आप नॉर्मली बात करते हो जैसे, और अगर अगर आप उसमें ये सारे फ्रेजेस ऐड करने लग जाओगे तो आप लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे इंग्लिश में, आप बहुत फेमिलियर फील करोगे कि मैं तो बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू से गुड बाय। हमने ग्रीटिंग्स की तो बात कर ली थी कि जब हम मिलें तो हम किसी को क्या बोलें, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हम जा रहे हो तो हम किसी को, जब हम सी ऑफ करते हैं, सी ऑफ का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को बाय बोल रहे हैं तब हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, ठीक है, हम क्या क्या बोल सकते हैं। पहला हम बोल सकते हैं स्टे इन टच, कि आप टच में रहना, आप मिलते रहना, काइंड ऑफ, ठीक है। स्टे इन टच मतलब कि आप लोग मिलते रहिएगा या फिर आप कांटेक्ट में रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कैच यू सून, मतलब आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, आपको जल्द ही मिलता हूं। एक और चीज है सी यू लेटर और सी यू अराउंड, जिसका मतलब, सी यू लेटर का मतलब क्या होता है कि फिर मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, ठीक है। और सी यू अराउंड का मतलब आपको तो मिलते रहेंगे, सी यू अराउंड, ठीक है। इट वॉज ग्रेट कैचिंग अप विद यू,
आपसे मिलकर बात कर कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इट वॉज ग्रेट। एंड द लास्ट वन इज अंटिल नेक्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या है? अंटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय। इसका मतलब होता है कि जब तक अगली बार नहीं मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, तो आप ये सारे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। जैसे कि सी यू लेटर जो है, आप किसी को बोलते हैं कि आपसे बाद में मुलाकात होगी या फिर बाद में मिलते हैं, आपसे तो मिलते रहेंगे। ये किसके लिए यूज होता है? कि जिनसे हम फ्रीक्वेंटली मिलते हैं या फिर मिलने वाले होते हैं। तो ये तो हो गए कुछ नॉर्मल से सेंटेंसेस, एवरीडे सेंटेंसेस जो आप किसी से मिलने पे यूज ही करते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तब आप उनको ऐसे ही एड्रेस करते हैं, आप ग्रीट भी करते हैं, आप उनसे हालचाल भी पूछते हैं। ठीक है, आप उनको बताते भी हैं कि आपने उनको कितना मिस किया या उनसे मिलके कैसा लगा। आप गुड बाय भी उनको बोलते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेजेस टू एलिवेट योर कॉन्वर्जेशन, कि हम जनरली कुछ ऐसी चीजें जो बोल सकते हैं और जो हम जनरली बहुत ज्यादा बोलते भी हैं हिंदी में, तो अब हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट्स सी। तो पहली चीज आप बोल सकते हैं आई गॉट यू कवर्ड। कब बोलते हैं आप आई गॉट यू कवर्ड? आई गॉट यू कवर्ड आप बोलते हैं कि जब सामने वाले का कोई काम छूट जाता है या फिर कोई काम बच रहा होता है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। जब आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे? आई गॉट यू कवर्ड, कि मैं देख लूंगा। आई गॉट यू कवर्ड का मतलब क्या होता है? मैं देख लूंगा। अब मान लीजिए कि होमवर्क दिया है टीचर ने और मेरी फ्रेंड जो है वो कर नहीं पा रही है और उसने मेरे से हेल्प मांगी है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड, मैं देख लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट मी इन। काउंट मी इन का क्या मतलब होता है? काउंट मी इन का मतलब होता है कि मुझे भी शामिल करो, मैं भी शामिल हूं। ये समझ लो कि मैं शामिल हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्लान बन रहा है बाहर खाने जाने का, ठीक है, तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या तुम चलोगी, तो मैं क्या बोलूंगी? काउंट मी इन। ठीक है, मुझे तो शामिल कर लो, मैं तो हूं ही उसमें। नेक्स्ट है आई ओ यू वन। आई ओ यू वन का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कि किसी ने मेरी मदद करी, ठीक है, मान लीजिए मैं होमवर्क करना भूल गई और किसी ने मेरी होमवर्क करने में मेरी हेल्प करी, तो मेरे ऊपर एक फेवर चढ़ गया उसका, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? आई ओ यू वन, मतलब मैं भी उसकी मदद करूंगी। ठीक है, आगे जाके। तो इसका मतलब क्या होता है आई ओ यू वन का? कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी आगे। अब नेक्स्ट है आई विल बी राइट बैक। इसका मतलब क्या है? मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ, या आई विल बी राइट बैक। अगर हम कोई मान लो मैं हूं और मेरी फ्रेंड है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे को कहीं जाना है, तो मैं उससे क्या बोलूंगी? आई विल बी राइट बैक, मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। ठीक है, टू सम अप। टू सम अप हम कब बोलते हैं? जब मान लीजिए हम कोई बात बता रहे हैं किसी को, ठीक है, और जब उसका एकदम एंड आ गया है, तो हमको एक लाइन में उस पूरी कॉन्वर्सेशन की समरी देनी है, तो मैं क्या बोलूंगी? टू सम अप दिस शो वाज वेरी गुड। मान लीजिए कि मैं एक मूवी देखने गई थी, ठीक है, अब मैं किसी को बता रही हूँ कि इस मूवी में ये था ये था ये था, एंड एंड में क्या बोलूंगी? बेसिकली टू सम अप, जो मूवी थी वो बहुत अच्छी थी। टू सम अप, मूवी बहुत अच्छी थी। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड का क्या मतलब होता है? कि चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड कब बोलेंगे हम? कि चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोग डिनर पे हैं और सारे बातें कर रहे हैं और आपको क्या बोलना है? कि खाना आ गया है, शुरू करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? खाना आ गया है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे हम कब बोलेंगे? कि मान लीजिए जब हम किसी को सी ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी को बाय बाय बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स कॉल इट अ डे, कि काम खत्म हो गया है बेसिकली। लेट्स कॉल इट अ डे, कि इसको हम अ डे बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, जिसको हम हिंदी में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर इसका मतलब बेसिकली होता है कि दिन खत्म हो गया, लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, नेक्स्ट इज लेट्स कैच अप। लेट्स कैच अप हम कब बोलेंगे? जब मान लीजिए कि मैं अपने किसी फ्रेंड से बहुत ही ज्यादा टाइम बाद कहीं रास्ते में मिल गई और मैं उसको बोलूंगी अरे लेट्स कैच अप समटाइम्स, मतलब कभी मिलते हैं, कभी चलते हैं, कहीं बात करते हैं। ठीक है, कैच अप करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज वंस इन फॉर ऑल। वंस इन फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? कि एक ही बार में मैं आपको बता दे रही हूँ, बस फाइनल टाइम बता दे रही हूँ। वंस इन फॉर ऑल, मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसे ही हो। ठीक है, वंस इन फॉर ऑल मैं आपको बता दे रही हूँ ऐसे ही होगा। वंस इन फॉर ऑल मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ। ठीक है,
लास्ट फ्रेज इज इट्स ऑन मी। इसका मतलब क्या होता है, ये मेरे ऊपर है। अब मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ में हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी मम्मी को लेके गए हैं कहीं खिलाने के लिए कुछ। अब बिल आ जाता है तो आपकी मम्मी एकदम से पर्स निकालती है, पर आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो कि आप बोल रहे हो कि नहीं मैं दूंगा पैसे, तो आप क्या बोलोगे, नो इट्स ऑन मी, ठीक है, ये मैं दूंगा। ऐसे ही एक और फ्रेज मेरे दिमाग में आ गया, इट्स ऑन द हाउस। इसका मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं, ठीक है, तो किसी रेस्टोरेंट में गए हैं एंड आप खाना खा रहे हैं। अब वैसे ऐसे होता तो नहीं है, बट मान लीजिए कि रेस्टोरेंट ने एक ऑफर निकाल रखा है और उसका जो 100th कस्टमर है वो फ्री खाना खाएगा, एंड कोइंसिडेंटली आप लोग 100th कस्टमर ही हो। तो फिर रेस्टोरेंट वाले क्या बोलेंगे आपको, इट्स ऑन द हाउस, मतलब कि ये हमारी तरफ से है। ठीक है, तो पहला तो हो गया इट्स ऑन मी एंड देन नेक्स्ट इज इट्स ऑन द हाउस। इट्स ऑन मी का मतलब कि ये मतलब ये मैं करूंगा, बेसिकली इसका मतलब ये है इट्स ऑन मी। एंड इट्स ऑन द हाउस का मतलब क्या है कि ये हमारी तरफ से है, मतलब एज स्टाफ हमारी तरफ से। तो ये तो हो गए कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार फ्रेजेस। आई बेट कि आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आया है इसको। एंड अगर आप ये चीजें अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करेंगे तो ये आपकी इंग्लिश का गेम एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगी। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में कुछ थॉट्स या इनपुट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड आपका होमवर्क ये है कि आपको इन सारे सेंटेंसेस और फ्रेजेस की मिररिंग करनी है। मिरर के सामने खड़े होकर आपको हर सिचुएशन सोच सोच के अपने दिमाग में इन सेंटेंसेस का यूज करना है, और आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि ये कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए और आपको कितना मजा आया। सो या लेट्स कॉल इट अ डे, शैल वी?